Yes, law of dominance. Okay. Then second law. Second law. Law of inheritance. Law of segregation. Law of segregation, also Yes. called purity of gametes. Okay. Now tell me these two laws. First two laws जो है वो कौन से इसका एग्जाम्पल क्या है, कौन से क्रॉस पे बेस्ड है? आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टेट द फर्स्ट लॉ, स्टेट द सेकंड लॉ एंड गिव इट्स एक्सप्लेनेशन विद प्रॉपर सुटेबल एग्जाम्पल. तो आप कौन सा क्रॉस एक्सप्लेन करोगे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के लिए? Mono hybrid cross. वेरी गुड. मोनो हाइब्रिड क्रॉस. यस, राइट. देन थर्ड लॉ कौन सा है? Law of independent assortment. राइट, द थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. और उसका एक्सप्लेनेशन आप कौन से क्रॉस से दोगे? डायहाइब्रिड. Dihybrid cross. अब यस, राइट. एक बार रिवाइज कर ले होते. जस्ट मुझे आपको स्टेटमेंट बतानी है. फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट शॉर्ट में बताया तो भी चलेगा. फर्स्ट लॉ क्या कहता है मेंडल्स का? स्टार्ट कैसे करते हैं? व्हेन देयर इज अ क्रॉस बिटवीन टू ट्रू ब्रीडिंग, प्योर ब्रीडिंग पेरेंट्स फॉर single trait, for a single pair of contrasting character. ओके, यहाँ से शुरुआत करते हैं ना. फिर वो लॉ ऑफ डोमिनेंस हो या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो, दोनों में ऐसा ही है. व्हेन देयर इज अ क्रॉस बिटवीन टू ब्रीडिंग और प्योर पेरेंट्स फॉर one pair of contrasting character. Okay, then the trait or character which appear in first generation is called as dominant, and one which is suppressed is called recessive one. ये law of dominance. अभी second law बताओ, ये कैसे पता चलेगा कि parent true breeding थे, tall और dwarf, पर F1 generation में आया tall, पर वो true नहीं था, मतलब pure नहीं था, फिर भी heterozygous था. So in the presence of alternative allele, the allele which expresses is dominant and allele gets suppressed is recessive, है ना? अभी सेकेंड लॉ बताओ आप. Aisha, tell me the second law of segregation. Aisha? Yes, ma'am. पढ़ो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? Members of allelic pair in a hybrid remain together without mixing with each other and separate during gamete formation. Thus, Right. gametes receive only of the two factors and are pure for given trait, also called as purity of gametes. ओके, राइट. तो जो ट्रेट के लिए जीन होता है वो दो एलिल से बना होता है. तो मेंबर्स ऑफ एलिलिक पेयर remain together without mixing with each other. जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, remain together without mixing with each other, get segregated, get separated during the gamete formation. So one gamete receives only one allele, or in Mendel's language, one allele, one gamete receives only one factor. Therefore, gametes are always pure. ठीक है? So this is the second law, law of segregation, right? अभी थर्ड लॉ, अभयराज आप बताओ. टेल मी द थर्ड लॉ. When two homozygous parents differ into pairs, contrasting traits are crossed, then the inheritance of one pair is independent of other pair. Right. This is the law when two homozygous parents. मोनोहाइब्रिड का भी वही था, टू homozygous parents, but differing in two pair of contrasting character. इस बार दो contrasting character लिए.
उनमें क्रॉस किया. Inheritance of one pair is different than the inheritance of the other. है ना. एक कैरेक्टर या फिर एक ट्रेट दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं होता, दोनों का इनहेरिटेंस अलग अलग है. इसको ही हमने अदर वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन किया था कि गैमेट्स असॉर्टमेंट जो है वो अलग अलग होती है ट्रेड्स के लिए. दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. दे असॉर्ट का मीनिंग क्या है? दे अलग अलग हो जाते हैं. दे डिफरेंशिएट. डिस्ट्रीब्यूशन. हाँ, राइट. ओके, तो ये लॉ कैसे स्टेट होगा उसके लिए आपको डायहाइब्रिड क्रॉस जो है ये हमने बोर्ड पे भी लिखा था, वो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ओके, ये वो लॉ है. F1 जनरेशन कोई भी आप ले सकते हो. आपके टेक्स्ट बुक में सीड शेप और सीड कलर का दिया है, वो भी आपको आसान लगे आप कर सकते हो, जो आपने नोटबुक में कर सकते हो. गैमेट फॉर्मेशन दिखाना है और वो चार्ट. राइट. उसके बाद फिनोटिपिक रेशियो एंड उसका जीनोटिपिक रेशियो भी कैसे इजीली ड्रॉ करते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया. ये जो आपने कल जीनोटाइपिक रेशियो जब लिखा तब आपको कोई डिफिकल्टी आई, कुछ मिस्टेक हुई थी लिखते वक्त, कुछ कंफ्यूजन हुआ था क्या, या इजीली लिख लिया? मैम इजीली लिख लिया मैम. लिख लिया ना? कंफ्यूजन नहीं हुआ. क्या अभयराज? हाँ मैम. क्या हुआ? कंफ्यूजन नहीं हुआ, पूछने वाली आ गई. अभयराज मैसेज करो, आवाज ऐसी कट ब्रेक होके आ रही है. आर्य, आपको आसानी हुई क्या लिखने में या कोई डिफिकल्टीज है? राजीव? मैम बोल रहा आया है सब. आ गया ना? ओके. राजीव आपने किया? राजीव? ठीक है, चलो. आई थिंक राजीव को आवाज नहीं आ रही है, वो नहीं है ऑनलाइन लेक्चर में. चलो देन, आर्या आपने सॉल्व किया क्या जीनोटिपिक रेशियो? मैम वो कल नेट का इशू था इसलिए कल थोड़ी देर था मैं इसलिए, और बाद में आपने क्यों? वही मैंने बोला भी इनको कि आप मैसेज करो आर्या को ताकि वो ज्वाइन करे इमीडिएटली. क्या हो गया था आर्या? मैम वो नेट कट, मतलब वो नेटवर्क सर्विस प्रोडक्ट प्रोवाइडर ने नेट बंद कर दिया था, और फिर को मुझे आयशा का मैसेज आया कि मैम बुला रही है ऐसे, तो मैं बोला अरे नेट का इशू. ठीक है, फिर आर्या अभी मैं आपको ना डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो कैसे ड्रॉ करना है वो आपको बताती हूँ. यही एग्जांपल है आर्या, आप स्क्रीनशॉट ले लो अभी बोर्ड का पूरा. हाँ. तो स्क्रीनशॉट ले लो. अरे आपको जो एग्जांपल दिया है ना वही हमने सॉल्व किया था. ये कैसे लिखा है मैं एक बार बता देती हूँ फिर से. अभी आर्या ध्यान रखो. यस मैम. ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है? ये तो क्या किया पहले, यहाँ पे जो गैमेट फॉर्म हुए थे F1 जनरेशन में, है ना, कैसे कर देंगे वो हमने पहले भी देखा था. टॉलनेस का कैपिटल टी स्मॉल टी और राउंड का कैपिटल आर स्मॉल आर है. ये गैमेट फॉर्म होते हैं. कैपिटल टी कैपिटल आर दोनों ही डोमिनेंट. कैपिटल टी स्मॉल आर एक डोमिनेंट एक रेसेसिव. स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर, ये 4 टाइप्स के गैमेट्स हुए. ओके, अब ये गैमेट्स का इन्हीं के साथ क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन करना है तो ये यहाँ पे चार्ट हमने बना. ओके, ये 1 मिनट. ओके, अभी आप देख सकते हो क्लियरली. हाँ, चार्ट. तो ये गैमेट्स है, उन्हीं के साथ उनका क्रॉस किया है. तो इस तरह से ये कैसे लिखना है आपको पता है. टोटल 16 ऐसे बनेंगे, है ना. तो टॉल राउंड कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल. तो इस तरह से पूरा ये चार्ट बनाना इजी है. इवन आपने फिनोटिपिक रेशियो भी लिखा है ना. तो ऐसे पर
ये जो आप लिखोगे ना जीनोटाइप, उसके नीचे इमीडिएटली आपको उसका फिनोटाइप भी लिखना है। कैपिटल डी कैपिटल टी कैपिटल आर, ये क्या हुआ, टॉल राउंड हुआ। हाँ, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी फिर भी टॉल, क्योंकि टॉलनेस डोमिनेंट। कैपिटल आर राउंड। अब यहाँ पे हेटेरोजाइगस, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर भी टॉल एंड राउंड। एंड में आता है डॉर्फ एंड रिंकल्ड। ओके, यहाँ पे टॉल रिंकल्ड डॉर्फ राउंड। तो टोटल हमें जीनोटाइप मिले 9। फिनोटाइप का रेशियो तो आपको पता है, टॉल राउंड, फिर टॉल के साथ रिंकल्ड शेड्स भी आया, डॉर्फ हाइट के साथ राउंड शेप भी आया, और डॉर्फ हाइट के साथ रिंकल्ड शेप भी आया। तो ये तो फिनोटाइप 9:3:3:1 आपको आता है। ऊपर जो है, ऊपर मैंने लिखा है, टॉप में मैंने लिखा है उसका जीनोटिपिक रेशियो। ओके, यहाँ पे ऐसे यहाँ से काउंट करना स्टार्ट किया। फर्स्ट हमें ऐसे आगे बढ़ना है, हॉरिजॉन्टली 1 2 3 ऐसे आगे बढ़ना, यही आपको सीक्वेंस रखना है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे आगे बढ़ना, ऐसे नहीं करना है, नहीं तो गलत आ जाएगा रेशियो। यहाँ से स्टार्ट किया। ये कौन सा जीनोटाइप है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर। ओके, तो वो मैंने यहाँ से निकाल के यहाँ पे लिखा फर्स्ट नंबर, और वो मैंने काउंट किया पूरे चार्ट में कितनी बार आ रहा है, 1। उसके आगे मैंने चेक किया, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, तो एक ही बार आ रहा है, तो मैंने उसके नीचे 1 लिख दिया। ओके, हाँ, समझ गया। आगे नेक्स्ट कौन सा है, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। वो मैंने उठा के यहाँ पे सेकंड नंबर पे लिख दिया। वो मैंने काउंट किया चार्ट में कितनी बार आ रहा है, 1, और ऐसे 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 यहाँ पे आया 2 बार। फिर मैंने आगे चेक किया, कहीं पे भी नहीं है, तो 2 बार है, तो मैंने 2 लिख दी। फिर उसके इमीडिएटली नेक्स्ट कौन सा है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर। मैंने काउंट किया कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ से, फिर यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल स्मॉल के बाद यहाँ पे जाना है। जो काउंट किए हैं वो फिर से काउंट करने की जरूरत है, वहां पे मार्किंग जरूरी है। मार्किंग से समझ में आता है, ये मैंने पहले ही काउंट कर लिया है, ये पहले ही काउंट हो चुका है इसके साथ, तो उसके आगे वाला कौन सा है, ये है। ओके, ये मैंने काउंट किया। अब ये मैंने पहले से काउंट कर लिया था, तो उसके आगे वाला कौन सा है, ये। तो सीक्वेंस बहुत जरूरी है। और रेशियो क्या होता है, आपको लर्न करना है। अब बताओ खुशी, लर्न कैसे किया था रेशियो हमने, आपको वो रेशियो याद रखना है। बताओ जीनोटाइपिक रेशियो कैसे याद किया था। 1 2 2 4 2 4 1 2 1 2 1. ओके, स्टार्ट विथ 1 एंड विथ 1। शुरुआत 1 से होती है, एंड भी 1 से होती है। कैसे बोलना है, 1 2 2 4 1 2 + 2 4 ऐसे, तो 1 2 2 4, बाद में 1 2 1 2 1। ओके, 1 2 2 4 हो गए 4, फिर आगे के 1 2 1 2 1 ऐसे आपको याद रखना है। ऐसे क्या, ऐसा अगर सीक्वेंस आपका नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने कहीं पे गलती कर दी है काउंटिंग करने में, और फिर से क्रॉस चेक कर सकते हो। पर आपको ये रेशियो याद नहीं आया और आपने इस हिसाब से किया और कुछ गलती हो गई, तो रेशियो आगे पीछे हो सकता है ना। तो ये ऐसा का ऐसा ही नंबर्स आना चाहिए, आगे पीछे कुछ नहीं आना। ठीक है, ठीक है। ओके। हाँ, अब ये जो लॉ है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, हर एक ऑर्गेनिज्म में ये हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो दिस लॉ इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। रीजन मैंने बताया था, रीजन क्या है, हर जगह पे क्यों नहीं अप्लाई कर सकते। जैसे फर्स्ट लॉ हर जगह पे अप्लाई नहीं, इट्स नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। रीजन, कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसकी वजह से फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल नहीं है हर जगह पे, सिर्फ पी प्लांट में और कुछ प्लांट्स में एप्लीकेबल है। जैसे हमने कर्ली हेयर और स्ट्रेट हेयर्स में कर्ली हेयर डोमिनेंट है। उसके बाद पिग कलर्स में पिग कोट में एप्लीकेबल है, पर हर ऑर्गेनिज्म में ये सही नहीं आता, कहीं पे कोडोमिनेंस आता है, कहीं पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस आता है, इसीलिए फर्स्ट लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। तो वैसे ही थर्ड लॉ भी यूनिवर्सली एप्लीकेबल हर जगह पे वो ट्रू नहीं निकलता है, कहीं पे गलत अलग भी उसके कुछ रिजल्ट आते हैं। तो उसका रीजन क्या बताया था मैंने, और साइंटिस्ट का नाम भी बताया था, किसी ने देखा वो खोल के, आपके टेक्स्ट बुक में है।
रीजन क्या बताया था, क्यों हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं है, उसके अलग रिजल्ट्स क्या आते हैं, किसकी वजह से आते हैं अलग रिजल्ट। एक्सप्लेनेशन में अगर पूछा why third law of inheritance is not universally applicable, then what reason will you write? आपने नोट डाउन नहीं किया है, आपको याद नहीं आ रहा है। अभयराज, क्या रीजन बताया था मैंने? ये लॉ क्या बताता है कि हर एक कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली, ईच एंड एवरी कैरेक्टर इनहेरिट इंडिपेंडेंटली। एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से जुड़ा हुआ नहीं होता, एक ट्रेट दूसरे ट्रेट से जुड़ा हुआ नहीं होता। मतलब ऐसे नहीं है कि टॉल अगर हाइट है तो सीड का शेप राउंड ही होगा, नहीं। अगर टॉल हाइट है तो उसके साथ रिंकल शेप भी आएगा और राउंड शेप भी आएगा, है ना। अगर डॉर्फ हाइट है तो कंपल्सरी नहीं डॉर्फ हाइट मतलब रिंकल सीड्स ही आएंगे, नहीं, डॉर्फ हाइट के साथ राउंड शेप भी आएगा। तो जब इनहेरिट होता है तो वो अलग अलग, एक कैरेक्टर से जुड़ा दूसरा कैरेक्टर नहीं होता, वो अलग अलग हो जाते हैं। तो जितने सारे फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो आए हैं कि अपीयरेंस ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन देन द पैरेंटल कॉम्बिनेशन। पैरेंटल कॉम्बिनेशन ये था, ओके, ये पैरेंटल कॉम्बिनेशन था। फिर F1 जनरेशन का भी ये कॉम्बिनेशन था, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल स्मॉल। उसके अलावा और बहुत सारे जो है फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो आए हैं। इसका मतलब एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से जुड़ा हुआ नहीं होता, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास होने में अलग अलग कॉम्बिनेशन फॉर्म होते हैं। ओके, सो एवरी ट्रेट इनहेरिट इंडिपेंडेंटली, इट इज नॉट अटैच्ड विथ ईच अदर, ऐसा ये लॉ कहता है। पर ये हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं है। जैसे एक एग्जांपल बताया था मैंने, यस, याद आया, कुछ बोर्ड पे लिखा है। लिंकेज का। हाँ राइट खुशी, रीजन इज लिंकेज। लिंकेज के वजह से एक क्रोमोसोम पे जितने जीन्स होते हैं वो सारे एक दूसरे से अटैच होते हैं। ये थ्योरी बाद में क्रोमोसोम, और ये आपके टेक्स्ट बुक में है, आपने ढूंढा कौन से पेज पे है, कहाँ पे है? टीएच मॉर्गन की थ्योरी है। साइंटिस्ट का नाम है टीएच मॉर्गन, who proposed the theory of linkage। उसके लिए उसने कौन से ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल लिया था? ड्रेसोफिला। Fruit flies. फ्रूट फ्लाइज, ड्रोसोफिला नाम है, फ्रूट फ्लाइज का नाम है ड्रोसोफिला। ओके, तो जब उनके जीन्स उन्होंने क्रोमोसोम स्टडी किए थे तो जिस ड्रोसोफिला में, फ्रूट फ्लाइज में फेदर का शेप अगर राउंड है तो उसके साथ रेड कलर के आईज आएंगे कंपल्सरी। ये दो कैरेक्टर जुड़े हुए हैं, दे डू नॉट इनहेरिट इंडिपेंडेंटली, दे डू नॉट गेट असॉल्टेड इंडिपेंडेंटली, उनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग नहीं हुआ। अगर ये कैरेक्टर है तो उसके साथ जुड़ के वो कैरेक्टर भी आए, ऐसे जुड़ के कैरेक्टर्स आते हैं। बाद में जब ह्यूमन हेरिडिटी स्टडी की गई, ह्यूमन जेनेटिक स्टडी किया गया, तो समझ में आया कि एक क्रोमोसोम में जितने जीन्स होते हैं ना वो सारे एक दूसरे से अटैच होते हैं। ओके, तो इसी ये रीजन है कि ये हर जगह पे अप्लाई नहीं हो सकता। अगर वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करने हैं तो एक तो अलग अलग क्रोमोसोम पे चाहिए। जैसे हाइट का जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 1 पे है, और सीड शेप का जो है वो क्रोमोसोम नंबर 2, 3, कोई अलग क्रोमोसोम, इसीलिए वो अलग अलग इनहेरिट होते। या फिर एक ही क्रोमोसोम पे एक एंड में एक जीन है तो दूसरे एंड में दूसरा जीन, तो ही वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होंगे। अगर पास पास है एक दूसरे के क्रोमोसोम के, अगर वो एकदम अटैच्ड है, जैसे they are attached with each other, ओके, ये डायग्राम है टीएच मॉर्गन के, इस तरह से ये क्रोमोसोम। तो अगर ये जीन यहाँ पे है और दूसरा जीन यहाँ पे है तो वो अलग अलग वेरिएशंस दिलाएगा। पर अगर दोनों ही जीन्स एकदम पास पास में है तो लिंकेज फॉर्म करे एक दूसरे से जुड़ के। जिस ऑर्गेनिज्म में ये ए जीन जाएगा वही ऑर्गेनिज्म में बी जीन भी जाएगा, सी जीन, क्योंकि ये पास पास है। ओके,
अगर ए जिन एक एंड में है और जेड जिन दूसरे एंड में है, तो चांसेस है कि एक ऑर्गेनिज्म में एक ये जिन गया तो दूसरे में दूसरे, इस तरह से वो कैरेक्टर अलग अलग हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? जैसे टॉलनेस यहाँ पे है और सीड का शेप राउंड यहाँ पे है, तो वो अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि अलग अलग डिस्टेंस में है। पर अगर टॉलनेस यहाँ पे है और राउंड शेप यहाँ पे है, तो एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों कैरेक्टर दिखाई देंगे। मतलब जो टॉल होंगे उसका सीड शेप राउंड ही होगा अगर वो पास पास जुड़ के है। पर लकीली जो मेंडल है उसने क्या जो सिलेक्ट किए कैरेक्टर, लकीली बाय चांस वो ऐसे कैरेक्टर सिलेक्ट किए, तो एक तो वो अलग अलग क्रोमोसोम पे थे, मतलब ये टॉलनेस अगर यहाँ पे है तो क्रोमोसोम नंबर 2 पे फिर शेप होगा, क्रोमोसोम नंबर 3 पे फ्लावर कलर होगा, या फिर एक ही क्रोमोसोम पे दूर दूर अगर वो पास पास होते, मतलब यहाँ पे फ्लावर कलर है और यहाँ पे फ्लावर पोजीशन है, तो एक दूसरे से जुड़ के, मतलब जिनका फ्लावर कलर्ड है उनमें टर्मिनल फ्लोरी दिखाई देंगे, ऐसे एक दूसरे से जुड़ के वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में ऑफस्प्रिंग में पास हो। ठीक है, ये सब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, जितना आप पढ़ोगे उतना आपको वो समझ में आएगा। अभी भी अगर नहीं आ रहा है समझ में, अभी भी अगर बाउंसर जा रहा है, नो प्रॉब्लम, जितना आप पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा और आपको सामने से पूछना है कि ये समझ में नहीं आ रहा है। ओके ओके, so this is about Arya, this is about genotypic ratio that you are going to write and send it to me. Okay, chalo, now let's move ahead with our next topic of this chapter, that is test cross and back cross. Yesterday I told you to read about the test cross and back cross. अभी आप मुझे बताओ आपने पढ़ा है? किसी ने पढ़ा है टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस? खुशी पढ़ा आपने? खुशी आवाज आ रही है ना? हाँ मैम। आपने पढ़ा टेस्ट क्रॉस होता है, बैक क्रॉस क्या होता है? नो मैम। किसी ने नहीं पढ़ा, किसी को याद नहीं है? आयशा? मैम मैंने बस टेस्ट क्रॉस पढ़ा है। ओके, वेरी गुड आयशा, इतना भी किया तो बहुत है, गुड। ठीक है, तो आपकी समरी में भी एक स्टेटमेंट लिखा होगा कि व्हाट इज टेस्ट क्रॉस, व्हाट इज बैक क्रॉस, है ना? टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस करने की एक वजह थी, रीजन था। ओके, ठीक है, चलो। तो सबसे पहले टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा ना, तो मतलब सारे आपके इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, एकदम इजी है और इंटरेस्टिंग थिंग है। हाँ, समझने की बात है। तो सबसे पहले बैक क्रॉस क्या हो? बैक क्रॉस, बैक मतलब पीछे, पीछे जाना, पीछे जाके क्रॉस करना। हाँ, बैक क्रॉस क्या है? इट इज अ क्रॉस, ये क्रॉस करना है हमें। इट इज अ क्रॉस बिटवीन, किसमें? बिटवीन F1 hybrid and anyone of the parent, कोई भी एक पेरेंट के साथ पीछे जाके क्रॉस करना है, दैट इज कॉल्ड एज बैक क्रॉस। ओके, स्टेटमेंट लिख लो, इट इज अ क्रॉस बिटवीन F1 hybrid with any one of its parents. ओके, लिख लिया?
It is a cross between F1 hybrid and any one of its parents. लिख लिया स्टेटमेंट? हरदेव लिख लिया? लिख लिया आपने? आयशा लिखा कि नहीं? हाँ मैम लिखा। ओके ठीक है, आप इस स्टेटमेंट को समझते। इट इज अ क्रॉस, क्रॉस किसमें? F1 हाइब्रिड और किसी भी एक पैरेंट में। एग्जांपल के साथ बताती हूँ। टॉल, दिस इज पैरेंटल जनरेशन, पैरेंट क्रॉस विथ डॉट। ये हमने लिखा है हमारे नोटबुक में, स्टार्टिंग में हमने लिखा था टॉल का क्रॉस डॉट के साथ। ओके, F1 जनरेशन में क्या आया? F1 जनरेशन में क्या आया? कैपिटल टी स्मॉल टी। यस, कैपिटल टी स्मॉल टी। और फिनोटाइप कौन सा है? टॉल। ओके, वेरी गुड। तो हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इट इज बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड एनी वन ऑफ इट्स पेरेंट। बैक क्रॉस मतलब क्या? यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। ये F1 हाइब्रिड के साथ आइदर प्योर टॉल और प्योर डॉट, दिस इज कॉल्ड एज बैक क्रॉस। क्लियर? नोट डाउन करो, एग्जाम्पल पूरा लिखो। बोर्ड पे दिखाई दे रहा है ना? हाँ मैम। पैरेंटल जनरेशन, कैपिटल टी स्मॉल टी, F1 जनरेशन है और पीछे जाना है। F1 जनरेशन में जो प्लांट आया ना, उसका किसी भी एक प्योर पैरेंट के साथ क्रॉस करना है। मतलब ये भी बैक क्रॉस है और ये भी बैक क्रॉस, आइदर विद द प्योर टॉल और प्योर डॉट। F1 जनरेशन का फिर से पीछे जाके उनके पेरेंट के साथ क्रॉस करना, उसको कहते हैं बैक क्रॉस। बैक क्रॉस मतलब पीछे जाना। ओके, यहाँ तक समझ में आया? हाँ मैम। ओके, अब मैं आपको पूछती हूँ। हाँ, कौन बताएगा मुझे? आर्या, आप बताओगे आंसर। हाँ, मुझे बैक क्रॉस बताओ। मैं सिर्फ ये चेंज कर रही हूँ। पेरेंट्स है ये येलो सीड, ग्रीन सीड, येलो सीड, ग्रीन सीड। F1 जनरेशन में क्या आएगा आर्या? कैपिटल वाई स्मॉल। ओके, कैपिटल वाई स्मॉल है। और फिनोटाइप क्या लिखूं? येलो से। राइट, येलो सीड। ओके, अब मुझे बैक क्रॉस क्या है बताओ? बैक क्रॉस किन दोनों में आएगा? बैक क्रॉस बताओ आर्या। कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फर्स्ट में कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल वाई स्मॉल वाई किसके साथ? बोलो आर्या, आपकी आवाज आ रही है मुझे? F1 जनरेशन का पैरेंट के साथ, मतलब यहाँ पे क्या लिखूं मैं? स्मॉल वाई स्मॉल। पहले कैपिटल वाई, फिर स्मॉल वाई, राइट। So this is any one of this. Both of these are a back cross. तो ये दोनों के दोनों बैक क्रॉस है। F1 जनरेशन का किसी भी एक पेरेंट के साथ क्रॉस जब किया जाता है तो उसको पीछे जाके क्रॉस करना, मतलब बैक क्रॉस। ओके, राजीव समझ में आया? राजीव, राजीव हमेशा गायब ही रहते हो क्या? अभय राज, आपको समझ में आया ना? Yes, ma'am. ओके,
तो ये हो गया बैक क्रॉस। अब देखते हैं टेस्ट क्रॉस क्या। तो राइट हियर टेस्ट क्रॉस। Okay, it is a cross between F1 hybrid with F1 hybrid and its recessive parent. Back cross, टेस्ट क्रॉस कौन सा है? It is a cross between F1 hybrid with its recessive parent. मतलब ये दोनों ही अगर बैक क्रॉस है तो इन दोनों में से मुझे बताओ टेस्ट क्रॉस कौन सा है, 1 वाला कि 2 वाला? क्या मैम? अगर ये दोनों ही बैक क्रॉस है तो इनमें से टेस्ट क्रॉस कौन सा है? सेकेंड वाला। सेकंड वाला। राइट, ये वाला सेकेंड वाला। टेस्ट क्रॉस मतलब इट इज अ क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड विद इट्स रेसेसिव पैरेंट। मतलब ये अगर यहाँ पे टॉल और डॉर्क होता और यहाँ पे अगर ऐसा होता तो ये जो क्रॉस है दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। क्लियर? यस मैम। Yes, यस ma'am. हाँ राइट। अब ये सब करने की, ये सब हर एक जितने सारे मेंडल ने क्रॉस किए हैं उसको हर एक में उसने टेस्ट क्रॉस किए। टेस्ट क्रॉस करने की उसकी जरूरत क्या थी? मतलब उसने पहले तो एक कैरेक्टर लेके मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, हर एक कैरेक्टर लेको, फिर उसने हर एक लेके डाइहाइब्रिड क्रॉस किया। टेस्ट क्रॉस करने की वजह क्या थी? मतलब उसने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया तो उसके बाद उसको टेस्ट क्रॉस करने पड़े। उसका रीजन आप समझ लो, समझ में आया तो बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है। देखो ये समझ में आया ना टेस्ट क्रॉस क्या है? हाँ, एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं, ऐसे पूछते, मतलब रीजन में इंटरेस्टिंग है कि बैक क्रॉस इज अ टेस्ट क्रॉस बट टेस्ट क्रॉस इज नॉट कॉल्ड एज अ बैक क्रॉस। ऐसा स्टेटमेंट है, आपके बुक में आपको मिलेगा कि बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस बट एवरी बैक क्रॉस इज नॉट अ टेस्ट क्रॉस, है ना? गिव रीजन ऐसे पूछते क्वेश्चन। मिला। Thus, test cross is a back cross, but back cross is not necessarily a test cross, right? सही है या नहीं? मैं बोर्ड पे लिखूं, आपको स्टेटमेंट समझ में आया? गिव रीजन करके पूछते हैं। टेस्ट क्रॉस, नीचे लिखो, टेस्ट क्रॉस is a back cross, but back cross is not a test cross. गिव रीजन। तो आपको ये सब ड्रॉ करना है और बताना है क्यों। पहले बैक क्रॉस क्या होता है? बैक क्रॉस मतलब इट इज अ क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड विथ एनी वन ऑफ इट्स पैरेंट, तो दोनों ही ये बैक क्रॉस। बट टेस्ट क्रॉस मतलब ओनली विद द रेसेसिव पैरेंट, तो विद द डोमिनेंट पैरेंट इज नॉट अ टेस्ट क्रॉस, ओनली रेसेसिव पैरेंट इज द टेस्ट क्रॉस। देयरफॉर टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस बट बैक क्रॉस इज नॉट अ टेस्ट क्रॉस। ऐसे गिव रीजन में पूछते क्वेश्चन, आपको बुक में मिल जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस टेस्ट क्रॉस? मेंडल को टेस्ट क्रॉस करने की जरूरत क्या थी, उसका आंसर अभी हम ढूंढते हैं। देखिए, when Mendel was doing his research work on the pea plant,
दैट ईरा ऐसा समय था 16 का कि उस टाइम पे क्या पता नहीं था, माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन भी नहीं था, कि माइक्रोस्कोप जो है हर जगह पे नहीं थे, सेल क्या थी पता नहीं थी, जीन क्रोमोसोम का तो कुछ नामो निशान नहीं था, कुछ नहीं था। तो उस टाइम पे मेंडल ये सब एक्सपेरिमेंट कर रहा था, प्लांट में क्रॉसिंग कर रहा था, रिसर्च ड्रॉप किया कर रहा था, ये सब ऐसे उसका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट था ये सब। तो ये स्टेज क्रॉस करने की जरूरत क्या है? ओके, अब F1 जनरेशन, दिस इज टॉल एंड दिस इज डॉट, these are the two parents, F parent। अब इनमें क्रॉस करने के बाद F1 जनरेशन में आता है, क्या आता है? टॉल। ओके, ये है टॉल, उसके साथ क्रॉस किया डॉट, ये आया टॉल। ओके, ठीक है ना, ये आपको पता है। अब अभी हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये टॉल है, ये टॉल है। F1 जनरेशन में बाहर से टॉल दिखाई दे रहा, मतलब उसने टॉल के साथ डॉट, एक ऊंचा प्लांट था और एक शॉर्ट प्लांट था, उन दोनों में उसने क्रॉस किया, सीड सो किया, और जो प्लांट आया वो उसको बाहर से टॉल दिखाई दे रहा है कि अरे टॉल और डॉट, मैंने दो पेरेंट प्लांट लिए थे, दोनों को मिक्स किया है ना, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन से, इमैस्कुलेशन से मैंने दोनों को मिक्स किया, और जो प्लांट है सारे के सारे टॉल आए। तो बाहर से फिनोटाइप तो उसको दिखाई दे रहा है कि बाबा सभी के सभी प्लांट ऊंचे दिखाई दे रहे, हाइटेड है ना, ठीक है। बाहर से फिनोटाइप जो है मुझे हाइटेड दिखाई दे रहा है, ऊंचे प्लांट, टॉल प्लांट है। पर अंदर से जो जीनोटाइप है, ये वाला जीनोटाइप है और या फिर ये वाला जीनोटाइप है, ये उसको कैसे पता चलेगा? वो थोड़े है ना क्रोमोसोम की स्लाइड बनाएगा, क्रोमोसोम पे जीन, वो तो बाद में, बहुत लेट 1956 की वो बात है कि क्रोमोसोम का मैप बनाया गया है। उस टाइम पे तो माइक्रोस्कोप भी नहीं थे, तो उसको कैसे पता चला कि जो बाहर से टॉल दिखाई दे रहा है वो अंदर से ये वाला टॉल है, ये वाला टॉल है ना। जो डोमिनेंट उसको कैरेक्टर दिखाई दे रहा है दैट इज प्योर और हाइब्रिड, ये कैसे उसे पता चलेगा? वो सिर्फ आप खुद इमेजिन करो कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि आपने रेड कलर का फ्लावर लिया हिबिस्कस का, और उसके स्टिग्मा के ऊपर आपने व्हाइट हिबिस्कस चाइना रोज के पोलन ग्रेन डस्ट किए, उसके बाद जो नया प्लांट आएगा वो रेड कलर का है, ठीक है। अब रेड कलर का जो ये है बाहर से दिखाई दे रहा है फ्लावर रेड कलर के है, पर अंदर से वो कैपिटल आर है या कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये कैसे पता चलेगा आपको? बाहर से तो रेड दिखाई दे रहे, पर वो प्योर रेड है या हाइब्रिड रेड है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये फाइंड आउट करने के लिए उसने टेस्ट क्रॉस की। ओके, ये सब फिनोटाइपिक इशू है, पर उसने प्रेजेंटेशन इस तरह से की। ये सिर्फ बाद में लिखा गया, जब टेस्ट क्रॉस किया ना उसके बाद में ये सारे लेटर्स आए रिप्रेजेंटेशन से। पहले तो वो बाहर से देख रहा है कि बाबा ये टॉल तो दिखाई दे रहा है, पर ये प्योर टॉल है या हाइब्रिड टॉल है, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए उसने टेस्ट क्रॉस किया, ठीक है। हम दोनों ही क्रॉस करके वेरीफाई करेंगे कि रेसेसिव पेरेंट ही क्यों, डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्यों नहीं क्रॉस करना। हम दोनों ही क्रॉस करके फाइंड आउट करेंगे कि टेस्ट क्रॉस मतलब उसके रेसेसिव पेरेंट के साथ ही क्यों क्रॉस करना है, डोमिनेंट का क्यों नहीं। मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी के साथ क्यों नहीं करना है, स्मॉल टी के साथ ही क्यों करना है, वो अभी हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो दोनों ही हम रीजन फाइंड आउट करेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि टेस्ट क्रॉस की जरूरत है। आपको समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस मैम। तो पहले हम ये कर रहे हैं, मैंने क्या किया, जो हाइब्रिड टॉल है F1 जनरेशन में जो आए ना, मतलब पेरेंट्स में क्रॉसिंग करके उसके बाद फर्स्ट जनरेशन में जो प्लांट आए उसका क्रॉस प्योर टॉल के साथ में अगर कर रही हूँ तो उसका रिजल्ट क्या है, ठीक है। पुनेट स्क्वायर बनाना है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखूं मैं, फटाफट बताते जाओ। यहाँ पे क्या लिखूं? कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल मैम, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है ना,
पीछे वाला कैपिटल टी आ जाएगा ना, नीचे उसके नीचे वाला। हाँ, कैपिटल टी क्या है? मैम Tall. उधर उसके नीचे ना आपने कैपिटल टी स्मॉल टी। हाँ, वो हाँ, कैपिटल टी आएगा। राइट राइट। स्मॉल टी मैम, स्मॉल टी। नहीं नहीं, ये ऐसे आया ना, कैपिटल इधर टी। कैपिटल टी आ गया क्या? हाँ देखो, मेल गए में। ये इसके साथ इसका क्रॉस किया मैंने, ये हाइब्रिड टॉल के साथ प्योर टॉल का क्रॉस किया। अच्छा, हाँ कैपिटल टी मैम। स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल, ये यहाँ से है कैपिटल टी, यस मैम। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल। ओके, आप इसका फिनोटाइप Yes, क्या ma'am. लिखो? कैपिटल टी मतलब नीचे क्या लिखो? टॉल टॉल। इसके नीचे क्या लिखो? टॉल 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 टॉल। टॉल इसके टॉल नीचे टॉल। तो फिर से आ गए टॉल। ऑल, फिर से आ गए ऑल टॉल। क्या फायदा? जो उसको सॉल्यूशन मिलना था मिले नहीं, फिर से टॉल आ गए, कुछ फायदा ही नहीं, बाहर से फिर से टॉल दिखाई दे रहे। तो अभी भी मेंडल कंफ्यूज है कि भाई फिर से टॉल आ गए तो क्या फायदा है ये क्रॉस का। फिर उसने सेकंड चेक किया, कैपिटल टी स्मॉल टी जनरेशन के साथ जो रेसेसिव पैरेंट है उसके साथ उसने क्रॉस किया। तो अभी ये क्रॉस कर कैपिटल टी स्मॉल टी विच इज F1 हाइब्रिड, उसके साथ अभी हम रेसेसिव पैरेंट को क्रॉस कर स्मॉल टी। ओके, अभी बताते जाओ चलो। कैपिटल टी स्मॉल टी। स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब यहाँ पे टॉल और डॉट का रेशियो आया 1:1, मतलब 50% टॉल है ये टॉल, हाइब्रिड टॉल, ये भी टॉल, ये डॉट, ये भी डॉट। समझ में आ रहा है? तो 50% डॉर्फ है, 50% टॉल है। मतलब उसने अगर 100 प्लांट ग्रो किए ऐसे क्रॉस करके, तो उसमें से 50 ऊंचे आएंगे, 50 छोटे आएंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है उसको कि भाई मैंने हाइब्रिड का जो मैंने रिसेसिव पैरेंट मतलब जो छोटे प्लांट के साथ जिस प्लांट को क्रॉस किया है ना, वो प्योर टॉल नहीं है, वो हाइब्रिड टॉल है, वो ये वाला टॉल नहीं है। मतलब F1 जनरेशन में जो प्लांट आया है ना, वो प्योर वाला टॉल नहीं है, वो हाइब्रिड वाला टॉल। इसीलिए मुझे आधे प्लांट कौन से मिले? आधे प्लांट मिले छोटे और आधे प्लांट मिले बड़े। समझ में आ रहा है? F1 जनरेशन में जो बाहर से दिखने वाले प्लांट है वो सारे के सारे टॉल है, पर वो प्योर टॉल है या हाइब्रिड टॉल है ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसा पता चलेगा जब उसने उस F1 जनरेशन को उसके रेसेसिव पैरेंट के साथ क्रॉस किया और रिजल्ट में उसको आधे डॉट मिल रहे और आधे टॉल मिल रहे। इसका मतलब F1 जनरेशन में जो प्लांट आया है वो हाइब्रिड टॉल है, प्योर टॉल नहीं। फिर से बताओ, समझ में आया थोड़ा बहुत? खुशी कितने % समझ में आया? 10, 20, 30, 40 बताओ। मैम पूरा समझ में आ गया। ओके, आयशा आपको? समझा मैम। हरदेव आपको कितना % समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बताओ वैसे। समझा मैम। ओके, राजीव % बताओ अंडरस्टैंडिंग का। थोड़ा सा मैम। थोड़ा सा। अभय राज आपको? समझा मैम, मुझे पूरा समझा। आर्या? समझा ना? ठीक है, चलो मैं एक बार फिर से बताती हूँ। मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट के लिए प्योर टॉल लिया, प्योर डॉट लिया, मतलब एक प्योर कैरेक्टर लिया, दोनों ही एक डोमिनेंट वाला लिए, एक रेसेसिव, जैसे येलो सीड के साथ ग्रीन सीड या फिर टॉल प्लांट के साथ डॉर्फ प्लांट। फिर उसने चेक किया कि 3 जनरेशन तक टॉल प्लांट टॉल ही रह रहे, डॉर्फ प्लांट डॉर्फ ही रह रहे, तो उसने चेक किया कि भाई प्योर कैरेक्टर है, तो उसने प्योर कैरेक्टर को ले लिया। ठीक है,
तो प्योर कैरेक्टर को क्रॉस करने के बाद F1 जनरेशन में उसको सारे के सारे टॉल मिले, मतलब दोनों में से एक ही कैरेक्टर दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे येलो सीड के साथ ग्रीन सीड क्रॉस करते तो सारे के सारे येलो सीड से दिखाई दे रहे हैं, मतलब दो पेरेंट में से एक ही पेरेंट के कैरेक्टर आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? दोनों के कैरेक्टर नहीं दिखाई दे रहे, तो एक ही पेरेंट के कैरेक्टर जो है वो दिखाई दिया। अगर येलो के साथ ग्रीन क्रॉस किया तो सारे के सारे येलो आएंगे, अगर कलर फ्लोर के साथ व्हाइट किया तो के सारे कलर आएंगे। ठीक है, तो अब ये ऐसा आने के बाद बाहर से उसको दिखाई दे रहा है कि भाई सारे के सारे बाहर से टॉल दिखाई दे रहे, पर वो प्योर वाले टॉल है, मतलब ये वाला टॉल है। कौन सा? ये वाला टॉल है, कैपिटल टी कैपिटल वाला, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैसे पता चलेगा? वो थोड़े ही वहां पे उसके साथ ना तो माइक्रोस्कोप है, ना तो क्रोमोसोम का बारे में पता है, जीन्स भी नहीं पता, कुछ नहीं। तो जो बाहर से F1 जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में टॉल प्लांट दिखाई दे रहे हैं, वो प्योर वाले टॉल है या हाइब्रिड वाले टॉल है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता करने के लिए, उसका जीनोटाइप ढूंढने के लिए उसने इस तरह से क्रॉस किए। जब उसने डोमिनेंट मतलब टॉल के साथ क्रॉस किया तो फिर से सारे के सारे टॉल निकले, कैसे पता चलेगा? अब उसने दूसरी बार रेसेसिव पैरेंट के साथ क्रॉस की, तो रेसेसिव पैरेंट क्रॉस में हाफ प्लांट आए टॉल और हाफ आए डॉट। इसका मतलब ऐसा समझ लो, जब मैं रेसेसिव पैरेंट के साथ क्रॉस करूंगा और मुझे 50% एक कैरेक्टर मिलेगा, 50% दूसरा कैरेक्टर मिलेगा, तो मैंने F1 जनरेशन में जो मेरे प्लांट आए हैं ना, वो प्योर नहीं है, वो हाइब्रिड वाले हैं, मतलब मिलावट वाले, दो एलिल्स वाले, दो अलग अलग एलिल वाले से, दोनों एलिल सिमिलर नहीं है। तो ये उसको समझ में आया कि इन बिटवीन है, एक डोमिनेंट है तो एक रेसेसिव है, दोनों के दोनों एक जैसे नहीं है, होमोजाइगस नहीं है, हेट्रोजाइगस। तो ये ढूंढने के लिए उसको टेस्ट क्रॉस की मदद लेनी पड़ी। अगर यहाँ पे सारे के सारे अगर टॉल आते तो समझ लो वो प्योर है, और अगर सारे के हाफ टॉल और हाफ डॉट तो समझ लो ये हाइब्रिड वाला टॉल है, प्योर वाला टॉल नहीं। ओके, Yes, ma'am. ठीक है राजीव, एक बार आप अच्छे से पढ़ो, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर होमवर्क ऑल्सो, अभी के अभी नोट डाउन करो। क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म्स टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। उसके बाद गिव रीजन, टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस बट बैक क्रॉस इज नॉट नेसेसरीली अ टेस्ट क्रॉस। And what is test cross? Explain with significance of test cross. मैं ये क्वेश्चन लिख रही हूँ बोर्ड पे। What is test cross? Explain its significance. Explain the significance. Explain the significance of test cross. मतलब टेस्ट क्रॉस का इंपॉर्टेंस क्या है, वो आपको ऐसे ड्रॉ करके, दोनों ही आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, और जो मैंने अभी स्टेटमेंट लिख के दी थी ना, वो भी एक्सप्लेन करो कि टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस बट ऑल बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस, वो भी एक्सप्लेन करना है। ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। ओके, नोट डाउन किया? लिख लो चलो।
ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखें। आगे का एक पॉइंट कर लेते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल दिया है वो कौन सा एग्जाम्पल है बताइए? रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर का है। एग्जाम्पल कौन सी दिया है बुक में टेस्ट क्रॉस का? वॉयलेट एंड व्हाइट। हाँ, वॉयलेट एंड व्हाइट, वो सब टेस्ट क्रॉस करके दिखा है ना। हाँ मैम। हाँ, फोटोग्राफ है उसमें, चार्ट में दिखाया है कि किस तरह से रिजल्ट आता है। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो, जो 7 कैरेक्टर है ना उसमें से कोई भी कैरेक्टर आप ले सकते हो और ये टेस्ट क्रॉस करके बता सकते हो। ओके, अब आगे स्टार्ट करते हैं। Now this is all about based on Mendelism. This is all about Mendelism. मतलब मेंडल का जो इरा था, मेंडल ने जितने सारे जो स्टडी किए हैं, that called as Mendelism, Mendelian ratios, Mendel's experiment. अब ये जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट है वो स्टडी करके अलग अलग साइंटिस्ट ने उस पे बेस्ड और फर्दर रिसर्च वर्क किया, उसके आगे रिसर्च वर्क किया है। के बाद जो नए नए रिजल्ट आते गए और जेनेटिक्स के फील्ड में मेंडल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। देयरफॉर ग्रिगोर जोहान मेंडल इज कॉल्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। उनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा था। तो उसके ऊपर बेस फिर आगे अलग अलग साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते गए, अलग अलग रिजल्ट आते गए। तो मेंडल के बाद जितने सारे रिसर्च वर्क किए गए हैं, उस रिसर्च वर्क को, उस इरा को कहा जाता है न्यू मेंडलिज्म या फिर पोस्ट मेंडलिज्म जेनेटिक्स। पोस्ट मतलब मेंडलिज्म के बाद, या फिर न्यू मतलब नया, मेंडलिज्म के आगे का रिसर्च वर्क कहलाता है न्यू मेंडलिज्म जेनेटिक्स या फिर पोस्ट मेंडलिज्म जेनेटिक्स। ओके, तो स्टार्टिंग में एक छोटा सा पॉइंट है, उसको कहते हैं जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन आपके बुक में दिया है, आपने पढ़ा, न्यू मेंडलिज्म निकाला। The heading is deviation from Mendelian ratio. Deviation from मैम। ratio. Okay. उसमें फर्स्ट पॉइंट है जीन इंटरेक्शन। After the rediscovery of Mendel's law, many scientists performed experiments on different plants and animals, and many exceptional deviation to Mendelism ratio was observed. On the basis of this observation, different pattern of inheritance and gene interaction were discovered. These can be explained by suitably modifying Mendel's laws, therefore called as post-Mendelism genetics और neo-Mendelian genetics. ठीक है, तो जहां पे 3:1 रेशो नहीं आया, 1:2:1 मोनोहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशो में कुछ और रेशो आया है, तो वो सारे एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं पोस्ट मेंडेलियन या फिर न्यू मेंडेलियन। ओके, लेट अस स्टार्ट विद वन शॉर्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज जीन इंटरैक्शन। ये सब तो मैम हमारे टेक्स्ट बुक में दिख ही नहीं रहा है। हाँ, पर आपको पता होना जरूरी है। ये नेक्स्ट इसमें भी फिर से आएगा, इंटरजेनिक क्या है, इंट्राजेनिक क्या है, क्योंकि इसके आगे के एग्जाम्पल आपके बुक में है ना। देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ना। हाँ मैम है। हाँ, हाँ है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसका एग्जाम्पल है? कौन से जीन इंटरेक्शन का एग्जाम्पल? इंट्राजेनिक का है। फिर कंप्लीट को डोमिनेंस इंट्राजेनिक का है। उसके बाद जो है पॉलीजीन, वो
इंटरजेनिक का है, तो ये सब एग्जांपल है, पर वो किसके टाइप से वो तो आपको पता होने चाहिए ना, इसलिए ये जरूरी है। चलो, सो यू हैव टू नोट इट डाउन। अभी आपको ये लिखना पड़ेगा समझने के लिए कि आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। क्यों स्किप कर दिया है, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि भाई अगर टीचर है वो कोडोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ाएगा तो ऑब्वियसली ये पॉइंट भी बताएगा, ये कंसिडर करके आपके टेक्स्ट बुक से वो स्किप कर दिए। ठीक, राइट डाउन, यहां से लिखना है, इट वॉज observed that the phenotypic expression मतलब बाहर से कैसे दिखते हैं, phenotypic expression of a gene can be modified, चेंज कर सकते, मॉडिफाई कर सकते हैं, और उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस और कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर जीन। मतलब एक जीन का एक्सप्रेशन दूसरे जीन की वजह से हम बदल सकते हैं। तो दो जीन्स में जो क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, दैट इज जीन इंटरैक्शन। thus जीन इंटरैक्शन, जीन्स में जो इंटरैक्शन होता है इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स के जीन इंटरैक्शन हो सकते हैं बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। इट कैन बी वन इंट्राजेनिक, मैम दिया ये? दिया है ना, फिर हाँ। इंटरजेनिक, दो टाइप्स के इंटरैक्शन है, इंट्रा एंड इंटर। ओके, अब देखते हैं, इंट्राजेनिक ऑकर बिटवीन एलिल्स ऑफ सेम जीन, एक ही जीन के दो एलिल्स, मतलब ये टॉलनेस का अगर जीन है तो ये उसके दो एलिल्स है, ये उसके दो एलिल्स है। यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, पहले डायग्राम समझने के लिए ले लूं। ये एक जीन है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ सिंगल जीन, मैंने इसके ऊपर जीन लिख लिया है, ओके, ये सिंगल जीन है, और सिंगल जीन के अंदर दो एलिल्स, जैसे ये कैपिटल टी, दो एलिल्स, अगर इनके बीच में हो रहा है, एक जीन के अंदर के दो एलिल्स में अगर इंटरेक्शन है तो दिस इज कॉल्ड एज इंट्राजेनिक। इंटरजेनिक मतलब एलिल्स ऑफ डिफरेंट जीन, जैसे ये एक एलिल है, एक जीन है, और ये दूसरा जीन, ये जीन को मैंने नाम दिया कैपिटल है और दूसरे जीन को नाम दिया कैपिटल, उसके अंदर दो एलिल दिए हैं। अब इस जीन के इस एलिल मतलब ए का इंटरेक्शन अगर दूसरे जीन के एलिल के साथ बी के साथ हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड एज इंटर, मतलब दो अलग अलग जीन्स में, तो दिस इज इंटरजेनिक। समझ में आया? इंट्रा मतलब एक जीन के अंदर के दो एलिल्स में, और इंटर मतलब दो अलग अलग जीन्स के एलिल्स में, एकदम आसान है, ठीक है। एक जीन के अंदर जो दो एलिल्स होते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल लिख दिया, आप कैपिटल ए कैपिटल जो भी लिख सकते, एक ही जीन है, उसके अंदर के दो एलिल्स में अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो वो इंट्रा मतलब इनसाइड विद इन उसका मीनिंग होता है, तो इंट्राजेन। और इंट्रा मतलब दो अलग अलग, इन बिटवीन, इंटर का मीनिंग होता है इन बिटवीन, तो ये एक जीन है और ये दूसरा जीन, ए और बी, उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो इस जीन का एक एलिल दूसरे जीन के एलिल के साथ अगर इंटरेक्ट हुआ, इंटरेक्शन हुई उन्होंने, तो वो इंटरजेनिक कहलाए। इंटर INTER, इंट्रा INTRA, ओके।
अब यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ, ये एग्जाम्पल के तौर पे आप वहीं पे बुक में डायग्राम बना लो, जो मैंने बना ली है ना, वो आप पेंसिल से पेन से फटाफट ड्रॉ कर लो, ताकि आपको बिना पढ़े ही समझ में आएगा, अरे ये इंट्रा है, ये इंटर। Between, it occurs between, interaction occurs between, हाँ ये स्टार्टिंग में लिख लो, it is interaction occurs between किनमें होता है, it occurs between alleles of the same gene। एक ही जीन के अंदर। ओके, इसके एग्जाम्पल जो है दे आर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड प्लियोट्रॉपी, नहीं सॉरी मल्टीपल जीन एंड मल्टीपल जीन। ये 3 एग्जाम्पल है इंट्राजेनिक, एक जीन के अंदर आ रही। अब दूसरा टाइप इंटरजेनिक। इंटरजेनिक इज द इंटरेक्शन occurs between alleles of different genes, between alleles of different genes, it occurs between alleles of different genes on the same or different chromosome, different genes, either वो जीन भी एक तो एक ही क्रोमोसोम का होगा या अलग अलग क्रोमोसोम का, either same और डिफरेंट क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में होते हैं जीन, जीन में होते हैं एलिल्स। ओके, तो इंटरजेनिक मतलब दो एलिल्स, आइदर दो एलिल्स के जो अलग अलग जीन्स के हैं, वो जीन्स एक तो सेम क्रोमोसोम पे होंगे या फिर अलग अलग क्रोमोसोम। लिख लिया, बुक में आपको मिला है तो अंडरलाइन करो। अभयराज आपको मिला कौन से पेज पे? 54 पेज पे ना। 54। ओके, अब इसका एग्जाम्पल जो है वो है प्लियोट्रॉपी एंड पॉलीजीन। प्लियोट्रॉपी एंड पॉलीजीन। अच्छा, उसके आगे ये भी एग्जांपल दिए है, इट इज पैसिव सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स भी दिया है। हाँ यस मैम। मैम। हाँ, इट इज पैसिव एंड सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री, लिख लो सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। अच्छा, मुझे आगे के पन्ने आप ये देख के मुझे बताओ, इट इज पैसिव सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का इंफॉर्मेशन दिया है क्या? जरा फटाफट पन्ने पर आगे आगे लेके जाओ और मुझे बताओ इट इज हाँ पैसिव। मैम दिया है। सिर्फ नाम में एक्सप्लेनेशन भी दिया है ना? दो ही दिया है मैम, सिर्फ दो ही दिया है। कौन से? कौन से दिए हैं? नहीं मैम, सिर्फ एक ही दिया है। अच्छा, प्लियोट्रॉपी है, पॉलीजीन्स है ना? मैम पॉलीजीन्स भी मैम नहीं है। पॉलीट्रॉपी बस। प्लियोट्रॉपी है, उसके बाद पॉलीजीन्स
नहीं मैम, वो नहीं है, एपिस्टासिस? वो सब नहीं मैम, सिर्फ एक ही है। अच्छा ओके, कोई बात नहीं, ठीक है चलो। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिखना पड़ेगा ये सारे ही नाम, प्लियोट्रॉपी, पॉलीजिन, एपिस्टासिस, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री जीन। दिस इज ऑल गिवन इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। सीबीएसई के टेक्स्ट बुक में ये भी सब है। ओके ठीक है। तो इस तरह के दो जीन इंटरेक्शन होते हैं। जीन इंटरेक्शन जो होते हैं दैट इज व्हेन वन जीन इज इंटरैक्टेड एक्सप्रेस विद अनदर जीन। इंट्रा, दो इंट्रा और इंटर। इंट्रा मतलब जीन के अंदर के दो एटम, और इंटर मतलब एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट जीन्स मे बी ऑन सेम क्रोमोसोम। ओके, so tomorrow we are going to start with the incomplete and codominant। ये दो जो है वो हम कल देखेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। ओके, फोन करके विश किया जाता है जन्मदिन का मुबारक देना। किसके साथ बात कर रहे हो? Okay, so then guys, that's it for today. ओके, आज का होमवर्क कंप्लीट करो और मुझे सेंड करो। टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस का जो क्वेश्चन लिख के दिया है वो। ओके ओके मैम। ओके, चलो देन बाय बाय एवरीवन। आगे का भी थोड़ा पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग है जेनेटिक्स टॉपिक। जिसको समझ में आएगा और अच्छा, तो आप एक बार समझ लोगे ना तो उसमें आपको इंटरेस्ट आए, आप खुद सोचने लगोगे कि ऐसा क्यों है, कैसे है। ठीक है, Okay, ma'am. ओके मैम। जेनेटिक्स है ना, व्हेन वी आर डूइंग आवर ग्रेजुएशन जूलॉजी में, इसके ऊपर सम्स पूछते थे। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू आर अ डॉक्टर विद द स्पेशलाइजेशन ऑफ जेनेटिक्स, आपने जेनेटिक्स का स्पेशल, आप डॉक्टर हो, तो एक पेशेंट आया आपके पास, और वो पेशेंट मतलब कपल है, और वो उनको सोचना है कि हमारे फैमिली ये बीमारी है, तो क्या हमारे बच्चों में ये बीमारी आ सकती है। या फिर एक ऐसा क्वेश्चन था कि एक लेडी थी कि जो सर्कस में करतब दिखाती थी। करतब कैसे, कि मतलब बालों से ऐसे लटक के करतब करना। तो उसका क्वेश्चन था कि मेरे फैमिली में ऐसे करके हेयर फॉल की हिस्ट्री है, तो मुझे आगे जाके ये तकलीफ हो सकती है क्या। तो ऐसे कुछ कैरेक्टर्स पहले जनरेशन में है, मैं हमारे बच्चों में ही आएंगे क्या, ऐसे। फिर इस तरह से जो जेनेटिक्स में जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो उनको हेल्प करते हैं फाइंड आउट करने में कि ये बीमारी आएगी या नहीं, ये कैरेक्टर आएगा कि नहीं। तो इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्टिंग थिंग। ठीक है, चलो देन बाय बाय एवरीवन, सी या बाय। Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you. बाय।